जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों विद्यार्थियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट एंड साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर 1 से 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूट्यूब पे पहली बार आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें 500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल और केवल 1 चैप्टर से, और सिर्फ बीटीबीसी बुक, जो बिहार बोर्ड का बुक होता है ना बीटीबीसी, उससे बनाया गया, बहुत ही बढ़िया से है, तैयार किया गया है अभिषेक सर के द्वारा। आप सबको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% सिलेक्शन की है गारंटी। अभिषेक सर क्वेश्चंस बनाए हैं तो यूं ही नहीं बनाए होंगे, जरूर ये सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में टकराने वाले होंगे। समझ गए ना? तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, लेकर बजरंगबली का नाम। तो बच्चे आप सभी हो जाए तैयार, कॉपी किताब निकाल लीजिए या फिर सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकर लिख लीजिएगा। और गारंटी है बहुआ, फर्स्ट चैप्टर से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। ये सिर्फ बीटीबीसी का रिलेटेड प्रश्न है। तो क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा है, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो हम प्रत्येक वीडियो में 50-50 का सेट लेंगे, यानी 50, 10 से 11 वीडियो में हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, ताकि वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। तो चलिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें बेल्जियम समुदाय, बेल्जियम में और जो श्रीलंका में जो सहेली है, तमिल है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के बारे में पढ़े थे, ब्रुसेल्स में कितना प्रतिशत लोग डच बोलता है, फ्रेंच बोलता है, ये सारी घटनाओं को हम लोग पढ़े थे। सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है, समझ गए ना? ये सब चीज हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़े थे। पिछले परिचय में हमने किसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की थी? तो पिछले परिचय में हम लोगों ने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की है। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक परिदृश्य में किसके विकास को जानने की कोशिश की गई है? बच्चा, वैश्विक परिदृश्य में किसके विकास को जानने की कोशिश की गई है? इसका जवाब हो जाएगा लोकतंत्र के विकास को। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में कौन सा तत्व अंतर्निहित होता है? इसका जवाब हो जाएगा द्वंद्व। सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व मतलब संघर्ष की भावना। आप देखिए, समाज में क्या होता है ना बच्चा, सभी वर्गों को अधिकार नहीं दिया जाता। मान के चले कि एक समाज में 3-4 कास्ट रह रहे हैं, और कोई कास्ट को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें तो मतलब संघर्ष की भावना पनपेगी ना बाबू, वो अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ेगा ना। चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र को कौन से दो प्रमुख विविधताएं प्रभावित करती है? बच्चा, लोकतंत्र को कौन सी दो प्रमुख विविधताएं प्रभावित करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा जातीय और सांप्रदायिक विविधता। पांचवा प्रश्न है, किस भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार परिवर्तित होता है? इसका जवाब हो जाएगा लिंग भेद के आधार पर। छठा प्रश्न है, लोकतंत्र किन 3 चीजों के बीच सामंजस्य बैठाकर सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच। चलिए थोड़ा सा पंखा चालू कर लेते हैं, गर्मी बहुत है। चलिए, आवाज क्लियर जाएगी आपके पास। 7वां नंबर प्रश्न है बच्चा, सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 8वां प्रश्न है, अध्याय के दूसरे पड़ाव में किन 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर किया गया? जाति, धर्म और लिंग। ये जो लोकतंत्र में है वो बच्चा, लोकतंत्र जो चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसमें जाति, धर्म और लिंग पर आधारित सामाजिक विषमता को दर्शाया गया है। 9वां प्रश्न है, जाति, धर्म और लिंग आधारित विभिन्नताएं कहाँ अभिव्यक्त होती है? राजनीति में। 10वां प्रश्न है,
लोकतंत्र में द्वंद्व के तत्व के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केंद्र बिंदु कौन होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लोग, बोले तो जनता। 11 नंबर प्रश्न है, यह पाठ्य पुस्तक किस सत्र वर्ष के लिए है? पृष्ठ पर दिए गए कोड के अनुसार। तो 2020-21 का जो ये बुक था 2020-21 का था बच्चा, BTVC। 12 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ के अनुसार लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होते हैं बच्चा, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शासन किसके लिए और किसके द्वारा चलाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, शासन में लोग प्रतिनिधि इन दो चीजों को सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। तो शासन में जो लोग होते हैं, लोगों के हित और उनकी इच्छा को, लोग अपने हित और इच्छा को क्या करते हैं? सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, शासन का लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते किस तत्व को प्रभावित होता है? इसका जवाब हो जाएगा द्वंद्व से, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, 1961 में, देखिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको मैं बता दूंगा। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितने प्रतिशत थे? 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। 17 नंबर प्रश्न है, 2001 में मुंबई में मराठियों की संख्या बढ़कर कितना प्रतिशत से ऊपर हो गई? इसका जवाब हो जाएगा 57%। 18 नंबर प्रश्न है, किन शहरों में विकास के कारण मुंबई आने वाले दक्षिण भारतीयों की संख्या कम हो गई? इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। 19 नंबर प्रश्न है बच्चा, गुजरात के किन विकसित शहरों के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है? इसका जवाब हो जाएगा सूरत, अहमदाबाद और बड़ोदरा। 20वां नंबर प्रश्न है, मुंबई के उपनगरों जैसे मीरा, भाईंदर, थाने में काम की तलाश में आने वाले लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलने वाले थे? हिंदी भाषा, ठीक है। प्रश्न 21 क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत प्रवासी उत्पादन कार्य में लगे हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लगभग 49%। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जितना प्रश्न हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा, आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। मुंबई में अधिक वेतन और सुविधा वाले सफेद पोष कार्यों में किनका वर्चस्व है? इसका जवाब हो जाएगा मराठियों। 23वां नंबर प्रश्न है, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए गरीबी भैया शब्द का प्रयोग किया गया बाबा। तो मुंबई में बिहारियों के गरीबी भैया ही कहता था, समझ गए ना। उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोगों को कहा जाता है गरीबी भैया, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारतीय लोग मुंबई में अपना जीवन यापन कैसे करते थे? छोटे छोटे रोजगार के जरिए करते थे। 25 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारतीय लोग मुंबई के मूल निवासियों का क्या उपलब्ध कराते थे? अपनी सस्ती सेवाएं। 26 नंबर प्रश्न है, मुंबई में भारत सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम है उनमें किसका पैसा लगा? इसका जवाब हो जाएगा जनता की कमाई का। 27 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों द्वारा जमा की गई राशि का कितना हिस्सा बाहर ऋण मतलब लोन के रूप में दिया जाता है? 1/4 हिस्सा। 28 नंबर प्रश्न है, आज भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? आज भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बताएगा जैसा आप शिक्षक बताएंगे। लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम नहीं समझिएगा, फर्स्ट चैप्टर से बहुआ। 29 नंबर प्रश्न है, मुंबई में किस भावना को भड़का कर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को पीटा गया?
इसका जवाब हो जाएगा मराठी मानुष की भावना। 30 नंबर प्रश्न है, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में बिहार के छात्रों के साथ कहाँ मारपीट की गई थी? मैसूर में। 31 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में बिहारियों की हत्या की गई थी? उत्तर पूर्व असम राज्यों में बिहारियों की हत्या कर गई थी। 32 नंबर प्रश्न है, मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का मुख्य आधार क्या था? क्षेत्रीय विभाजन। 33 नंबर प्रश्न है, देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता लोकतंत्र का कैसा सिद्धांत है? तो यह हो जाएगा स्थापित सिद्धांत। 34 नंबर प्रश्न है, सत्ताधारियों द्वारा क्षेत्रीय हिंसा का कठोर विरोध किस नीति के कारण नहीं हो पाता? इसका जवाब हो जाएगा तुष्टीकरण की नीति के कारण। 35 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय द्वंद्व का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका जवाब हो जाएगा लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर। 36 नंबर प्रश्न है, मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का आरोप किस पर आधारित था? इसका जवाब हो जाएगा नस्ल पर। 37 नंबर प्रश्न है, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता था? तो फ्लेमिश इलाके में रहता था बच्चा 59% लोग। जो कौन सी भाषा बोलता था? डच भाषा बोलता था बच्चा, ठीक है ना। फ्लेमिश इलाके के रहने वाले लोगों की भाषा डच थी। और बेलोनिया में बच्चा लोग रहता था जो फ्रेंच बोलता था, समझ गए ना। 40% लोग फ्लेमिश। आगे है, बेल्जियम के बेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे बच्चा। देखिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम में डच बोलने वाले 59% थे और फ्रेंच बोलने वाले 40% थे। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में उल्टा था बच्चा, 1% तो बेल्जियम में जर्मन बोलता था। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग बोलता था फ्रेंच और 20% लोग बोलता था डच। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते थे? 80%। ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले लोगों के प्रतिशत कितना था? 20%। बेल्जियम में कौन सा भाषाई समूह तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर था? फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर था। बेल्जियम ने अपना समझदारी दिखाया था बच्चा। क्या क्या होता कि फ्रेंच भाषी लोग मतलब सरकारी नौकरी भी इसी को मिलने लगा था और समाज में इसका वर्चस्व जो कि बढ़ने लगा था, इसीलिए जो डच भाषी है इसका विरोध किया था, समझ गए। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल या जाति न होकर क्या है? भाषा है। भाषा है, समझिए ना। डच और फ्रेंच भाषा विवाद था। बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां किन्हें सुपुर्द की गई है? इसका जवाब है देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को। 45 नंबर प्रश्न है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार में किनका समान प्रतिनिधित्व है? इसका जवाब रहेगा दोनों समुदाय, डच और फ्रेंच। 46 नंबर प्रश्न, संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए बेल्जियम में कौन सी सरकार बनाई गई है? सामुदायिक सरकार। 47 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किन 2 स्तरों पर है? क्षेत्रीय और सामाजिक स्तर पर। भारत में उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच किस चीज में बड़ा अंतर है? संस्कृति में। 49 नंबर प्रश्न है बच्चा, भारत में जातियों के बीच संघर्ष और तनाव की प्रवृत्ति कैसी है? सर्वव्यापी, मतलब हर जगह मौजूद है। और बिहार में हाल ही में किन 2 वर्गों की एक नई पहचान निर्धारित हुई है? दलित एवं महादलित। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का खत्म हो गया है ऑब्जेक्टिव। आपका 50 ऑब्जेक्टिव का टारगेट हम लोग बनाए हुए थे और 50 कर दिए समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर 50 ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मेरा वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपका सपना है बिहार बोर्ड में टॉपर बनने का, तो हमसे पढ़ना ही पड़ेगा। कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में नामांकन कराना ही पड़ेगा, या ऑनलाइन करवाए या फिर ऑफलाइन करवाए। यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतना पढ़ा देंगे कि आपको यह लगने लगेगा कि हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हमारा प्रयास तो रहेगा ये, आपका भी मेहनत होना चाहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।